आज डेट है 11 नवंबर। ये बहुत स्पेशल डेट है क्योंकि ये वो डेट है जब आज से 100 साल पहले साल 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ था। इसीलिए इसको कहते हैं आर्मिस्टिस डे या फिर रिमेम्बरेंस डे। 11 नवंबर यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अब अगर आप यहां से पीछे जाओ 1918 में जर्मनी ने जब वो हार गए थे तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उन्होंने एक आर्मिस्टिस सीज फायर पे साइन किया था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वो हारे तो उन्होंने सरेंडर किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या था कि जर्मनी हारने के बाद भी सरेंडर नहीं किया और एलाइड कंट्रीज ने इस बात को मान लिया कि तुम सरेंडर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट लड़ाई खत्म करो। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जून 28 साल 1914 को। यह वो दिन था जब एक सर्बियन आदमी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मार दी। जब उनका यहां पे मर्डर हो गया तो ऑस्ट्रिया हंगरी को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आया कि हमारे युवराज को एक सर्बियन नेशनल ने मारा है। तो उन्होंने फिर सर्बिया को वार्निंग दी कि अगर तुम हमारी ये कुछ डिमांड्स हैं, उन्होंने अपनी डिमांड्स लिख के दी, इनको तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। सर्बिया बहुत छोटा कंट्री था और उसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रिया हंगरी एक बड़ा एम्पायर था। बट सर्बिया के पास हेल्प थी, उनके पास बैकअप था किसका? रशियन एम्पायर का। वो अपने बड़े भाई रशियन के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे ये लोग ऐसा धमकी दे रहे हैं। तो रशिया ने कहा कि ठीक है, अगर ये लोग तुम्हारे पे कुछ एक्शन लेते हैं तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने देखा कि ये तो सर्बिया रशिया की हेल्प ले रहा है तो ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने के लिए आ गया फिर जर्मनी ने कहा कि अगर रशिया इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर वहां दूसरी तरफ रशिया की संधियां थी ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। तो इन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे पे हमला होगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस प्रकार साल 1914 में फ्रांस फर्डिनेंड को जो मारा था उसके ठीक एक महीने के बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो वॉर करने जा रहे हैं सर्बिया के साथ। और ये वो डेट थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी द ग्रेट यूरोपियन वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। उस जमाने में इस लड़ाई को, जिसको आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, उस जमाने में इसको कहते थे द ग्रेट वॉर या फिर इट विल बी अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे सारी जो छोटी छोटी लड़ाई हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, ये उन्होंने सोचा था। बट ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट वो अलग बात है। यहां हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी की हार कैसे हुई इस लड़ाई में। तो जब जर्मनी ने शुरुआत की थी लड़ाई की जुलाई 28 के बाद, तो उन्होंने जब अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू किया फ्रंट्स पे, तो अपने ट्रूप्स को यह कहा था कि क्रिसमस के पहले वाले तक ये सब लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम जीत जात के सब वापस आ जाएंगे। बट जब वहां पहुंचे वो लोग, और शुरुआत में एक्चुअली जर्मनी को सक्सेस मिली थी, उन्होंने फ्रांस को जब इन्वेड किया तो शुरुआत में उन्होंने फ्रांस को हराया। बट फिर सितंबर के महीने में आके फर्स्ट बैटल ऑफ द मान हुआ और वहां पे फिर फ्रांस लोगों ने रोका जर्मनी को। इसके आगे उन्होंने नहीं बढ़ने दिया जर्मनी को। और फिर यहां फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस की आर्मी ने, वहां जर्मनी की आर्मी ने जहां तक आ चुके थे वहां पे आके उन्होंने गड्ढे खोद लिए आमने सामने। इन गड्ढों को कहते हैं ट्रेंचेस। और ये गड्ढे सिर्फ एक जगह पे नहीं थे, ये इतने लंबे थे कि पूरी कंट्री की जो बाउंड्री थी ना, वो पूरी बाउंड्री के अलोंग वो गड्ढे थे। सैकड़ों किलोमीटर के ये ट्रेंचेस उन्होंने बनाए और दोनों साइड के सोल्जर्स जो है उन गड्ढों में बैठ गए फिर। और अब इन गड्ढों के बीच में जो स्पेस है उसको कहते थे नो मैन्स लैंड। तो जो नो मैन्स लैंड में निकला सोल्जर उसको मारते थे। और उसके बाद तो ऑब्वियसली सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि लोग ट्रेंचेस में भी लोगों को मारा जा रहा था। अगर उनकी खोपड़ी जो है, उनका सर ऊपर आया ट्रेंच की हाइट से तो उनको गोली मारते थे। इस प्रकार ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और 1914 में यहाँ पे सोल्जर्स आए थे जर्मनी के और उनको कहा था कि वो 1914 के क्रिसमस से पहले घर पहुंच जाएंगे। बट 1914 पूरा निकला, 1915 पूरा निकला, 1916 पूरा निकला, 1917 तक आते आते कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। दोनों साइड्स ट्रेंचेस में बैठे हुए थे और सोल्जर्स मारे जा रहे थे बस। पूरी दोनों तरफ से सोल्जर्स जो हैं, बैटल ऑफ एट्रिशन हो रहा था, उनका इक्विपमेंट खराब हो रहा था, उनके एम्यूनिशन खत्म हो रहे थे दोनों साइड के। बट जर्मनी की सिचुएशन ज्यादा खराब थी क्योंकि एलाइड साइड जो थे यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन, उनकी हेल्प करने के ब्रिटेन भी आ गए थे और लास्ट में तो 1970 में अमेरिकन भी आ गए थे। तो इनके पास ये अपनी होम कंट्री में थे और इनको सप्लाईज मिल रही थी पूरी दुनिया भर से। ब्रिटेन लोगों को हेल्प कर रहे थे, फ्रेंच लोगों को, फिर अमेरिकन से हेल्प कर रहे थे। बट जर्मनी की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने दोनों तरफ लड़ाई कर ली थी। जर्मनी एक तरफ तो लड़ रहे थे ये फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों से और दूसरी तरफ वो लड़ रहे थे रशिया के साथ। तो दोनों फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहे थे और
प्रॉब्लम ये थी जर्मनी के लिए कि वो पूरी तरह निर्भर करते थे इंपोर्ट्स के ऊपर। उस जमाने में जर्मनी इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं था कि सब कुछ इतने लंबे वॉर को, जो उन्होंने सोचा नहीं कितना लंबा चलेगा, इतने लंबे वॉर को वो 2 फ्रंट्स पे चलाते चलेंगे। इसलिए 1917-18 तक ये हालत हो गई थी कि उनके पास मेटल नहीं था अपने इक्विपमेंट में डालने के लिए, गन्स में डालने के लिए। तो अगर जर्मनी में जहां जहां पे भी पार्क बेंचेस हैं, घंटियां लगी हुई हैं, जितनी भी कहीं मेटल की चीज दिख रही है, सबको निकाल के उनको मेल्ट करके उनके वेपन्स बना रहे थे। मेटल्स की इतनी कमी हो गई थी उनके पास। जो इतनी खराब, इतनी डेस्परेट सिचुएशन जो हो रही थी जर्मनी की, उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि जर्मनी को उनके अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेट लगा के रखा था ब्रिटिश नेवी ने। अब देखिए, यूके की हमेशा से जितनी उनकी पूरे उनके इतिहास में उनकी स्ट्रेंथ रही है, उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। और उस जमाने में हालांकि जर्मन नेवी ने अपने आप को काफी मॉडर्न किया था, बट फिर भी वो अभी भी यूके की नेवी से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने एक्चुअली लड़ाई की भी। बैटल ऑफ जटलैंड में ब्रिटिश नेवी और जर्मन नेवी का एकदम शोडाउन हुआ था, बट इसमें यह दिखाई पड़ गया कि ब्रिटिश नेवी को अभी वो चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जब ब्रिटिश नेवी ने वहां पे नेवल ब्लॉकेड लगाया जर्मनी को, तो अब जर्मनी के पास कोई चांस ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था कि उनको बाहर से हेल्प मिल पाए, उनको रॉ मटेरियल मिल पाए, खाना मिल पाए। खाना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की हालत ये हो गई थी 1917 तक आते आते, फिर अगले साल 1918 तक, कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा था। तो जर्मनी की फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते थे वो भूखमरी से मर रहे थे। जर्मनी की गवर्नमेंट ने ये सोचा ही नहीं था कि लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। तो उनका जो इकोनॉमिक प्लान्स थे, उनकी जो पूरा जो उन्होंने फाइनेंशियल प्लान किए थे लड़ाई के लिए, वो बहुत छोटे देर के लिए किए थे। पर जब लड़ाई इतनी लंबी चल गई तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से जर्मनी ने बहुत बहुत ज्यादा लोन उठा के रखा था इस वॉर को सस्टेन करने के लिए, पैसे डालने के लिए उसमें। यहां वहां से लोन लेके इतना लोन लिया था उन लोगों ने कि उनका जो जितना भी पैसा जर्मनी में बन रहा था, वो सारा जा रहा था उस लोन को चुकाने के लिए। और उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि खाने की कमी हो गई थी, तो ये हो रहा था कि जर्मनी की जो एक तो आर्मी थी जो फ्रंट्स पे लड़ाई कर रही थी, और बाकी जनता भी तो है। तो ये हो गया था कि जर्मनी में जितना अनाज था, वो सिर्फ 1/3 अनाज मिलता था उस जनता को जो फ्रंट पे नहीं थी, यानी सिविलियन पॉपुलेशन। 2/3 जनता जो थी, उनको सिर्फ 1/3 अनाज ही मिल रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्टारवेशन की प्रॉब्लम होगी, कितना माल न्यूट्रिशन हो रहा होगा। और जो ट्रूप्स जो फ्रंट्स पे थे, ऐसा भी नहीं था कि वो एकदम भर भर के खाना खा रहे थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स थी। वो भी ट्रेंचेस में मर रहे थे, बीमारियों से मर रहे थे, और कॉन्स्टेंटली वो ऐसी स्ट्रगल में फंसे हुए थे जो एकदम अटक गया था, ठहर गया था। इसलिए इसको स्टेलमेट कहते हैं, क्योंकि ना फ्रेंच लोग कुछ कर पा रहे थे, ना ये लोग कुछ आगे बढ़ पा रहे थे। फ्रेंच लोगों के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी, क्योंकि उनको हेल्प मिल रही थी, उनको एलाइज उनकी हेल्प कर रहे थे। बट जर्मनी पूरी तरह फंसा हुआ था, और उन्होंने इस तरह सोचा नहीं था कि वो ऐसे फंस जाएंगे। क्योंकि जर्मनी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका जो उनका किंग था, किंग काइजर विलियम II, वो जानता था इस बात को कि जब तक हम अपने नेवल ब्लॉकेड का कुछ करते नहीं है, ये जो ब्रिटिश ने उनको घेर के रखा है, उनको जब तक हम भेदते नहीं है, तब तक हमारी जो हालत है वो डेस्परेट रहेगी। तो यहाँ पे लीडर्स ने कहा इन लोग को, इनकी जर्मन नेवी को कहा कि आप इस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करो, एक जोरदार अटैक करो। बट इस पे जर्मन नेवी के सेलर्स ने म्यूटिनी कर दी, मतलब उन्होंने बगावत कर दी कि हम अटैक नहीं करेंगे यहाँ पे। और क्योंकि वो देख रहे थे कि सोल्जर्स की सिचुएशन इतनी खराब है फ्रंट पे, और खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और इसमें हमको ये अटैक करने के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने जब बगावत कर दी, तो वो अटैक तो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जर्मनी की बहुत सारी सिटीज पे हमला करना शुरू किया, मतलब टेक ओवर करना शुरू किया। इस वजह से जो उनकी नेवी भी उनका साथ नहीं दे रही थी, तो अब सारा जो दारोमदार था वो था अब जर्मन आर्मी के ऊपर। एक सिल्वर लाइनिंग, एकमात्र अच्छी बात यह थी जर्मनी के लिए कि 1917 में रशिया की हालत इतनी खराब हो गई थी, इंटरनल उनके में क्राइसिस चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, तो रशिया ने खुद ही विड्रॉ कर लिया लड़ाई से कि हमको लड़ाई नहीं करनी है। तो उन्होंने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की, जो ऑब्वियसली जर्मनी के लिए फेवरेबल थी। ये ट्रीटी साइन हुई थी ब्रेस्ट लिटोस्क में, और इसमें जर्मनी को यूक्रेन का हिस्सा बहुत सारा मिला, और वहां से उन्होंने फिर खाना प्रोड्यूस करके, मतलब अपने सोल्जर्स को खिलाने के लिए अनाज प्रोड्यूस करके देना शुरू किया। बट फिर भी उतना इनफ नहीं था वो कि वो इतनी आर्मी को इतने लंबे देर के लिए सपोर्ट कर पाए। तो ये जो पूरा स्टेलमेट था, ये जो डेडलॉक था, ये जो दोनों आर्मी ट्रेंचेस में बैठी हुई थी, इस
डेडलॉक को तोड़ना बहुत जरूरी था जर्मनी के लिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पे हार रहे थे और उन्हीं को दोनों तरफ से वो एकदम पिसे हुए थे, तो उनके लिए जरूरी था कि सिचुएशन से बाहर निकलें। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी एक बार साल 1918 में स्प्रिंग ऑफेंसिव में। तो ये जो सारी ब्रिटिश और फ्रेंच लाइंस थी, इनको भेदने के लिए जर्मनी के कमांडर्स ने एक नई स्ट्रैटेजी सोची। उन्होंने ये प्लान किया कि ये जो इतने लंबे लंबे सैकड़ों किलोमीटर तक जो ट्रेंचेस फैले हुए हैं, इनमें जहां जहां पे वीक पॉइंट्स है ना, वहां पे एक साथ बहुत जोरदार अटैक करते हैं। और ये जो जर्मन अटैक करने वाले थे, उनको स्टॉर्म ट्रूपर्स कहते हैं। ये स्पेशली ट्रेन्ड ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, जिनका काम ये था कि बहुत तेजी से जोरदार अटैक करें। एक बार वहां पे गैप बन गया ना, तो उसके बाद फिर दूसरी वेव आएगी जर्मन सोल्जर्स की, जो इस गैप को फिल करेगी और जो रेजिस्टेंस है वहां पे, जो कुछ एनिमी सोल्जर्स बचे हैं, उनको फिर न्यूट्रलाइज करेगी या कैप्चर करेगी। ये उनका प्लान था। शुरुआत में स्प्रिंग ऑफेंसिव में जैसा जर्मनी के कमांडर ने सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने भेदा लाइंस को, ट्रेंचेस को, वो भेद के आगे बढ़े और कहीं कहीं पे तो यहां तक सक्सेस मिली जर्मन आर्मी को कि उनके ट्रूप्स 60 मील तक अंदर आ गए थे। 60 मील बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये पूरे 3 साल तक उन्होंने सिर्फ कुछ कुछ मीटर, 1-2 किलोमीटर के लिए इतनी जाने गवाई थी, जब 60 मील बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। बट उतने अंदर आने के बाद भी जो जर्मन आर्मी थी वो जानती थी कि उनके पास जो सप्लाई लाइंस है वो इतनी बुरी कंडीशन में है कि आर्मी यहां तक आ तो गई है, बट उनको सप्लाई कैसे किया जाए, उनको हेल्प कैसे की जाए। और वो सिर्फ एक ही आर्मी इतने आगे तक आई है, बाकी अभी भी वहां पे जो ट्रेंचेस हैं बरकरार हैं, तो वो आसानी से इनके ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो ये स्प्रिंग ऑफेंसिव जो था, ये भी पूरी तरह वो ऑब्जेक्टिव जो उनका था वो उसको वो अचीव ही नहीं कर पाया। क्योंकि जर्मनी के लोगों ने अटैक किया था, तो इसको रिपेल करने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस ने एक भयंकर, एक जबरदस्त काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिसको कहते हैं द 100 डेज ऑफेंसिव। इसका यह मकसद था कि जितने भी ट्रूप्स अंदर आ गए हैं, जर्मन ट्रूप्स ये ट्रेंचेस को भेद के, उन सबको इंसर्कल किया जाए, उनको कैप्चर किया जाए और एक फाइनल पुश किया जाए जर्मन फोर्सेस को पीछे धकेलने के लिए। और यहां जब ये अटैक हुआ ना जर्मन फोर्सेस के ऊपर, तब उनकी जो पीठ है वो पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उनके पास सप्लाईज ऑलरेडी नहीं थी, वो ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में थे। वो किसी भी कीमत पे इतने बड़े अटैक को वो सस्टेन नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद जर्मन फोर्सेस ने पीछे हटना शुरू किया, हटते 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 उन्होंने फ्रांस को फिर छोड़ दिया, फ्रांस से बाहर आ गए। ये पहली बार था लड़ाई शुरू होने के बाद, जब एक बार वो जर्मन अंदर आ गए थे, तो पहली बार फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रूप्स ने इनको बाहर निकाला था। उसके बाद ये समझ में आ गया काइजर विलियम को, जो राजा थे जर्मनी के, कि ये लड़ाई अब वो जीत नहीं सकते हैं। और फिर इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब समय आ गया कि हमको इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए। तो उनके साथ जो उनके मिलिट्री एडवाइजर्स थे, कमांडर्स थे, उन्होंने सबने कहा कि अब ये लड़ाई को रोकना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए। तो बट प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि वो रशियन जो साइड था, ईस्टर्न फ्रंट पे वो लोग काइंड ऑफ जीत गए थे, जर्मनी के लोग जीते तो इस तरह से थे कि उन्होंने पूरी तरह रशिया को हराया नहीं था, बट क्योंकि उन्होंने एक पीसफुल ट्रीटी साइन कर ली थी जिसमें फायदा जर्मनी का हुआ था, इसीलिए जर्मनी की जनता में यह इंप्रेशन था कि वो वहां पे जीते हैं। बट एक्चुअली उनकी हालत बहुत खराब थी, लोग भुखमरी से जर्मनी में मर रहे थे। तो जब ये बात होती थी कि इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए, हमको आगे बढ़ के सरेंडर करना चाहिए, तो इस बात का बहुत रेजिस्टेंस हो रहा था जर्मनी की जनता में। स्पेशली कुछ लीडर्स थे जो प्रोपेगेंडा वाले थे, उनको ये था कि हम कैसे हार मान ले, हम कैसे सरेंडर करते, हम तो अच्छी पोजीशन में। बट वो अच्छी पोजीशन में नहीं थे। बट जो भी हो, जब उनके कमांडर्स ने एक टीम तैयार की जो कि कांटेक्ट करने वाली थी एलाइड साइड को कि भाई हमको अब लड़ाई खत्म करनी है, तो पहले जर्मनी ने कांटेक्ट किया वुड्रो विल्सन को, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वुड्रो विल्सन को इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि शायद से विल्सन थोड़े से हमारे प्रति थोड़े से दयालु होंगे, और जो जब वो पीस पे साइन करने की बात करेंगे, आर्मिस्टिस पे साइन करने की बात करेंगे, तो हमारे ऊपर बहुत कड़े हार्श टर्म्स नहीं लगाए जाएंगे। बट अगर फ्रेंच लोगों को बोला, तो फ्रेंच लोगों को उन्होंने बहुत बहुत भयंकर लड़ाई हुई उनके साथ, तो फ्रेंच लोग तो भाई दबा के बदला लेंगे, और वही हुआ। वुड्रो विल्सन के साथ उनके पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फाइनली उनको फर्डिनेंड फोच और जो फ्रेंच साइड था उन्हीं को बोलना पड़ा कि भाई हमको लड़ाई रोकनी है, बताओ कि क्या करें। फिर फ्रेंच कमांडर फर्डिनेंड फोच ने उनको बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पे आओ, हम बात करते हैं सीज फायर के बारे में। यहाँ पे जो जर्मन जो पूरा ग्रुप था यहाँ पे बात करने के लिए आया, उनकी बहुत बदनामी हो रही थी कि ये लोग वो हैं जो जर्मनी को सरेंडर करवाने जा रहे हैं।
इन्होंने वहां बात की और उन्होंने कहा कि हमको अब लड़ाई को खत्म करना है। देखिए, इस पॉइंट तक भी जर्मनी की जो अपनी जमीन है वो पूरी तरह सेफ थी, मतलब अलाइड साइड अभी जर्मनी के अंदर नहीं गए थे। फिर भी अब जर्मनी ने आगे से कहा कि हमको अब लड़ाई रोकनी है, सीज फायर करने के लिए क्या करना है वो बताओ। यही डिफरेंस है आर्मिस्टिस में और सरेंडर में। सरेंडर में क्या होता है कि एक साइड कह देती है कि मैं हार चुका हूं, अब आप जीत चुके हो, बस मुझे छोड़ दो आप। वो होता है आत्मसमर्पण, सरेंडर। आर्मिस्टिस ये होता है कि आप, ठीक है, आप स्ट्रांग पोजीशन में हो, मैं भी लड़ाई में हूं, बट मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हूं, तो चलो हम दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि अब हमको लड़ाई नहीं करनी है। इसी को कहते हैं सीज फायर, क्योंकि दोनों साइड मिलके ये फैसला करती है कि हमको आगे लड़ाई नहीं करनी है। बट ऑब्वियसली दो साइड्स ये इसलिए डिसाइड करती है क्योंकि एक साइड हार रही होती है और एक साइड जीत रही होती है। वैसे ही इस सिचुएशन में भी जर्मनी हार रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि सीज फायर हो। और फ्रेंच लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स ने ये कन्विंस थे वो लोग कि भाई अगर हमको लड़ाई रोकनी है तो हम इनके ऊपर बहुत हार्श टर्म्स लगाएंगे, पूरा बदला लेंगे इनके ऊपर। और वही हुआ। 11 नवंबर को फिर जो जर्मन जो डेलीगेशन आया था यहाँ पे, उनके जो मेन बंदे थे, उनका नाम था मैथियास अर्जबर्गर। उन्होंने फर्डिनेंड फोर्स को बोला कि हाँ अपना आपके क्या टर्म्स हैं। तो फर्डिनेंड फोर्स ने अपने टर्म्स दिखाए कि भाई ये चीज़ तुमको माननी पड़ेगी, साइन करनी, अगर लड़ाई रोकनी है तो जब अर्जबर्गर ने पढ़ा तो उसने बोला कि ये तो बहुत ही हार्श टर्म्स हैं, इसके लिए तो आप अगर हमसे साइन करवाओगे तो हमारी जनता बहुत नाराज होगी और फिर लड़ाई होगी बाद में। बट फर्डिनेंड फोर्स को बताया गया था कि भाई कुछ भी हो, जो हमारे टर्म्स है उसी पे होगा तो लड़ाई रुकेगी, नहीं तो हम लड़ाई रोकेंगे नहीं। तो अर्जबर्गर ने सुबह 5 बजे इसके ऊपर साइन कर दिया। तो ये आर्मिस्टिस था कि दोनों साइड ने मिलकर डिसाइड किया था कि अब लड़ाई नहीं करेंगे। और 6 घंटे के बाद 11 नवंबर को सुबह 11 बजे ये सीज फायर इफेक्ट में आया और पूरी लड़ाई जो है वो खत्म हो गई। अब बात यहां पे ये है कि एलाइड साइड ने सरेंडर की डिमांड क्यों नहीं की, क्यों उन्होंने फिर जर्मनी को इन्वेड क्यों नहीं किया। उसका रीजन ये है कि ये जो 4 साल की लड़ाई चली थी, इतना नुकसान हुआ था जर्मनी को। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ जर्मनी को ही नुकसान हुआ था, ये सारी लड़ाई हो रही थी फ्रेंच टेरिटरी पे, फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस के भी बहुत लोगों ने जान गंवाई थी, फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों को भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। इतने लाखों लोग मारे गए थे इसमें, तो कोई भी चाहता नहीं था कि लड़ाई हम कंटिन्यू करें। और दूसरी बात, ये सब कुछ हो रहा था फ्रेंच, ऑलमोस्ट फ्रेंच बॉर्डर पे, जर्मनी के बिल्कुल पास। तो वहां से लेके जर्मनी का बर्लिन बहुत दूर था, लंबा डिस्टेंस था। और किसी भी ये फ्रेंच सोल्जर के पास या ब्रिटिश सोल्जर के पास इतना मोराल या इतना हिम्मत, उनके पास इतने रिसोर्सेस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था कि वो इतना लंबा आगे लड़ाई करते करते फिर बर्लिन तक जाएं। उनको बस ये था कि लड़ाई खत्म करो यार, अब जाओ घर वापस। तो अलाइड साइड भी उस चीज के लिए उनका इतना था ही नहीं कि हम क्यों जाके बर्लिन तक उनके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अब वो बर्लिन में जाएंगे तो ऑब्वियसली जर्मनी की जो जनता है वो रेजिस्ट तो करेगी। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी गाड़ी ऑन की और सीधे पहुंच गए बर्लिन, आपको लड़ाई करते हुए जाना पड़ेगा। और फिर इतने समय से लड़ाई करके आ रहे थे, वो सब थक चुके थे। इस वजह से इस आर्मिस्टिस पे साइन हुआ और इसलिए इसको आर्मिस्टिस डे कहते हैं, सरेंडर डे नहीं कहते। और इसमें भी कमाल की बात यह है कि 11 नवंबर को हालांकि सीज फायर हो गया था, बट फिर भी कहीं कहीं पे लड़ाई ऐसे हो रही थी जहां पे अभी पता ही नहीं चला था कि भाई सीज फायर हो गया। जैसे कि अफ्रीका में जर्मनी के कुछ ट्रूप्स, उनके एक कमांडर थे, जर्मन कमांडर, जो बहुत समय से अफ्रीका में अलाइड ट्रूप्स को परेशान कर रहे थे, बट उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था। तो उनको जब बताया गया कि अरे भाई जर्मनी ने सीज फायर पे साइन कर दिया, आर्मिस्टिस हो चुका है, तो बहुत दिनों के बाद, मतलब 10-15 दिन के बाद उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो। फिर उन्होंने भी भागना बंद किया और अपने ट्रूप्स के साथ सरेंडर किया अलाइड फोर्सेस को। उन लीडर का क्या नाम है, कौन से जर्मन कमांडर है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये पूरी जो वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी जो टाइमलाइन है, जो पूरी स्टोरी है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके पूरा डिटेल में मैंने सारे इमेज बनाए हैं। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब कर लेना।